गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हो आप सब। आज अपन नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है हाइड्रोसील। क्या नाम है? हाइड्रोसील। हाइड्रो का क्या मतलब है? हाइड्रो का मतलब है वाटर। क्या मतलब हुआ? यानी कि पानी। हाइड्रोसील का क्या मतलब होगा? पहले इसका परिचय देखते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में या क्या आएगा कि वाटर कलेक्शन, यानी कि पानी का भरना कहाँ पे। वाटर कलेक्शन कहाँ पे भर गया पानी? सड़क पे नहीं भरा है भाई। ये हाइड्रोसील का क्या मतलब हुआ और क्या है कि टेस्टीज में और टेस्टिकल्स में, टेस्टिकल्स में एंड स्क्रोटम में। आप कहीं बोल दो कि बारिश आई पानी भर गया, ये हाइड्रोसील है, इसे हाइड्रोसील नहीं कहते हैं। हाइड्रोसील का क्या मतलब है कि पानी का बढ़ना कहाँ पे, टेस्टीज में और नियर अराउंड द स्क्रोटम एंड ग्रोइन एरिया। वहां पे क्या होता है कि सूजन आके क्या बढ़ जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोसील। नेक्स्ट ये कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं कि कौन कहाँ पे सिचुएटेड होता है। जैसे सबसे ऊपर ये आगे क्या है, ये है पेरिटोनियल कैविटी। उसके बाद नीचे वास डिफरेंसेस, और ये क्या है? पेनिस। क्या? पेनिस। और एपिडिडाइमिस। तो अपन कब से पढ़ रहे हैं कि एपिडिडाइमाइटिस है ये और काइटिस है। तो ये कहाँ पे होते हैं? देखो आगे पेनिस है तो इसके जस्ट पीछे अंदर की तरफ क्या होता है? एपिडिडाइमिस। और इसके नीचे ये क्या है? टेस्टिस। और फिर सबसे नीचे बाहर का जो रहता है पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। और ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखो लाइट ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या है? यहाँ पे क्या हुआ, ये टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच में क्या, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील, यानी कि यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया है, पानी भर गया, यानी कि फ्लूइड कलेक्शन होना। इसमें क्या हुआ कि ऊपर जो पेरिटोनियल केविटी है, इसमें जो ये फ्लूइड है वो क्या करता है, इधर से रास्ता बना के यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, तो इसको ये अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोसील। नेक्स्ट देखते हैं इसकी डेफिनेशन। क्या परिभाषा हो सकती है हाइड्रोसील की? हाइड्रोसील इज ए कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अराउंड वन और बोथ टेस्टिकल्स एंड causes swelling of scrotum और groin area। जैसे कि ये क्या बोल रहा है कि हाइड्रोसील एक क्या है? कलेक्शन, यानी कि इकट्ठा होना। क्या इकट्ठा हुआ है? फ्लूइड, यानी कि कोई भी पदार्थ जहाँ पे वहां पे इकट्ठा होगा, किसके अराउंड? अराउंड यानी चारों तरफ। वन और बोथ टेस्टिकल्स, एक और या तो एक टेस्टिकल्स के अंदर हो सकता है या दोनों टेस्टिकल्स के सराउंड क्या हो सकता है? फ्लूइड कलेक्शन हो सकता है। जो क्या कर सकता है, जो क्या करेगा? स्वेलिंग करेगा। जो पेशेंट के टेस्टिकल्स में सूजन करेगा और स्क्रोटम में क्या करेगा? सूजन करेगा, और किसमें? ग्रोइन एरिया में। तो यहाँ पे क्या होगी, ये तो सामान्य सी बात है कि अगर फ्लूइड कलेक्शन होगा तो वहां पे स्वेलिंग तो होगी ही, क्योंकि वो पानी आके जो इकट्ठा होता है, फ्लूइड इकट्ठा होता है, तो उसकी वजह से क्या, वो एरिया बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, और वहां पे स्वेलिंग दिखने लगती है। तो ये क्या थी इसकी परिभाषा। किसकी क्या पढ़ रहे हैं? अरे बोलो। हाइड्रोसील। इट इज कॉमनली अकर्स इन मेन ओल्डर देन 40 ईयर। तो ये मोस्ट कॉमनली किस में ज्यादा होता है, ये बीमारी किस में देखने को मिलती है? जो लोग, जो मैन, यानी कि जो मेल्स, पुरुष कितनी उम्र के हैं, 40 साल से कम है या 40 साल के, उनमें क्या मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इसके टाइप्स, ये कितने प्रकार का होता है? क्या हाइड्रोसील कितने प्रकार का होता है? तो मोस्टली इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला तो है नॉन कम्युनिकेटिंग। पहला क्या है? नॉन कम्युनिकेशन। दूसरा है कम्युनिकेटिंग। यानी कि नॉन कम्युनिकेटिंग, यानी कि जो अपन
पहले चित्र में देख चुके हैं कि नॉन कम्युनिकेटिंग जो कि आपस में कनेक्ट नहीं रहते हैं, यानी कि अपन क्या बोलते हैं कि उससे मेरी, जैसे उदाहरण के तौर पे देखो कि उस लड़के या लड़की से मेरी बात नहीं होती, यानी कि हमारे बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो क्या है कि वो बीच की चैन कुछ नहीं है, उससे बीच की चैन जुड़ने की कोई बीच की चैन नहीं है। तो क्या है कि जो हाइड्रोसिल बनेगा वो क्या होगा, नॉन कम्युनिकेटिंग, यानी कि दूसरी जगह से कहीं से भी अटैच नहीं होता है। और ये क्या है, कम्युनिकेटिंग, यानी कि दूसरी जगह के फ्लूइड से क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। तो जिससे अपन जुड़े हुए उसे क्या बोलते हैं कि अपने दोस्त किसी मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, यानी कि उससे अपन जुड़े हुए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल। और दूसरा है जिससे जिसका कोई स्रोत नहीं है फ्लूइड कलेक्शन होने का, फ्लूइड कलेक्शन हो चुका उसके बाद उसने उससे रिश्ता ही तोड़ दिया इस तरीके से, मान लो कि वहां से कोई कनेक्शन नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन कम्युनिकेटिंग। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल, ये क्या है, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल अकर्स व्हेन द सैक क्लोजेस, यानी कि सैक क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। बट योर बॉडी डजंट एब्जॉर्ब द फ्लूइड, सैक क्या करेगा, वो फ्लूइड कलेक्ट हो गया पर क्या करेगी, बॉडी वापस उसको अवशोषित नहीं करेगी। और क्या है, सैक वापस बंद हो गया तो क्या करेगा वो, द रिमेनिंग फ्लूइड इज टिपिकल अब्जॉर्ब इनटू द बॉडी विद इन ए ईयर। तो इसमें क्या है कि वो सोर्स जिससे वो फ्लूइड कलेक्शन हुआ है तो वो क्या करेगा, वापस बॉडी में ना तो रीअब्जॉर्ब होगा और ना ही यहाँ से भी सैक क्लोज हो जाते हैं, तो क्या करते हैं वो बॉडी में भी वापस ले जाएगा। बट इसका एक ये अच्छा काम है कि ये क्या है, टिपिकली क्या हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, कितनी साल बाद, 1 साल बाद। 1 साल में ये अपने आप ही ठीक हो सकता है, वापस फ्लूइड अब्जॉर्ब हो गया और स्वेलिंग भी ठीक हो जाती है। दूसरा टाइप है इसका कम्युनिकेटिंग। ए कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल अकर्स व्हेन द सैक सराउंडिंग योर टेस्टिकल्स डजंट क्लोज एट ऑल वे, दिस अलाउज फ्लूइड टू फ्लो इन एंड आउट। तो इसमें जैसे कि बताया कि ये सराउंडिंग्स में क्या करता है, फ्लूइड कलेक्शन कर लेता है, बट क्या करता है कि डजंट क्लोज, वो सैक बंद नहीं होते हैं, बंद नहीं होते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें फ्लूइड रास्ता अगर खुला है तो क्या करेगा, फ्लो, यानी कि फ्लूइड आएगा भी और वापस भी जाएगा, फ्लूइड इन एंड आउट, यानी कि उस जो हाइड्रोसिल बना उसमें फ्लूइड आ भी जाएगा और वापस भी जा सकता है। तो ये क्या था अपना इसके प्रकार, इसमें नॉन कम्युनिकेटिंग जिसमें फ्लूइड आने का कोई चांस नहीं रहता है, वापस हाइड्रोसिल होने के बाद इसमें फ्लूइड आ और जा सकता है, ये क्या था, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल। नेक्स्ट है इसकी ईटियोलॉजी, यानी कि क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे हाइड्रोसिल होगा तो अपन जैसे नॉर्मली देख सकते हैं, हाइड्रोसिल होगा तो वहाँ पे क्या है, अपने को स्वेलिंग दिखाई देगी, इन्फेक्शन होगा तो उसको फीवर आएगी, रेस्टलेसनेस होगा उसको नोजिया वोमिटिंग है, लेथार्जी है, और क्या है, पेन हो सकता है, हैवीनेस ऑफ स्क्रोटम या ग्रोइन एरिया हो सकता है। तो ये क्या थे इसके ईटियोलॉजी, कोजेज, क्या क्या कारण हो सकते हैं कि क्या क्या इसका कारण है, वो तो अपन ने देखे कि क्या लक्षण दिखाई देंगे। और इसमें कारण में देख सकते हैं कि इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है, इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो गया। अब इन्फेक्शन तो कोई भी हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, क्या इन्फेक्शन किस में होता है, एपिडिडाइमस और टेस्टिकल्स में, टेस्टिकल्स और एपिडिडाइमस का कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से हाइड्रोसिल हो सकता है। और फिर क्या है, इन रेयर केसेस में बी कोज्ड बाय द कैंसर ऑफ टेस्टिकल्स और लेफ्ट किडनी, इसकी वजह से हो सकता है, टेस्टिकल्स का कैंसर है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हाइड्रोसिल हो सकता है। और क्या है, लेफ्ट किडनी अगर कैंसर ग्रोथ है, मतलब रीनल कार्सिनोमा है, अपन ने ये तो पढ़ ही लिया ना, क्या भूल गए, रीनल कार्सिनोमा, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ये हाइड्रोसिल हो सकता है। मेन ओवर द एज ऑफ 40, यानी कि 40 साल की उम्र के बाद होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, 40 साल की उम्र के बाद के
मेल में ये चांस ज्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स, यानी कि कौन कौन से लक्षण अपने को इसमें दिखाई देंगे। तो सबसे पहले तो अपन ने जैसे देखा ही है कि पेशेंट को क्या आ रही थी, स्वेलिंग। तो क्या दिखाई देगी अपने को, उसमें सूजन दिखाई देगी, इसमें स्क्रोटम में और टेस्टिस में। यानी कि स्क्रोटम तो पार्ट अपन बाहर से देख सकते हैं, तो क्या करेंगे, स्क्रोटम के पार्ट को अपन देखेंगे तो उसको एनलार्जमेंट अपने को उसमें दिखाई देगा। फिर क्या हो सकता है, पेन समटाइम, यानी कि कभी कभी पेशेंट को क्या हो सकता है, दर्द भी हो सकता है। अगर स्वेलिंग हुई है, उसको सूजन आ गई है उस पार्ट में, तो पेशेंट को दर्द होगा। रेडनेस ऑफ स्क्रोटम, क्या आ सकती है उसमें, रेडनेस आ सकती है, माँ का पार्ट लाल रंग का दिखाई दे सकता है, थोड़ी थोड़ी क्या आएगी, रेडनेस आ जाएगी, जो अपन बाहर से देख सकते हैं। फीलिंग ऑफ प्रेशर एट बेस ऑफ पेन इज प्रेजेंट, क्या आएगा, फीलिंग ऑफ प्रेशर, यानी कि पेशेंट को क्या महसूस होगा, दबाव सा, दाब महसूस होगा, यानी कि वहां पे एक प्रेशर महसूस होता है पेनिस के टिप पे। और पेनिस में क्या होगा, इसको पेशेंट को दाब और दबाव महसूस होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब ये क्या था, अपन ने देखा था, जैसे ये पेनिस था और स्क्रोटम था, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सूजन आ रही है, तो ये फ्लूइड फैलता फैलता क्या करेगा, पेनिस पे प्रेशर डालेगा, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, प्रेशर फील हो सकता है। टेस्टिकुलर टोर्जन हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है। इनफर्टिलिटी क्या होती है कि बच्चा पैदा जिसके नहीं होता, फर्टिलिटी तो क्या होती है कि बच्चा पैदा करने की क्षमता, और जिसमें ये क्षमता नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, इनफर्टाइल मैन या फीमेल और इनफर्टिलिटी। ये टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे आगे। अब है नेक्स्ट इसके निदान, यानी कि क्या क्या अपन इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट या डायग्नोस्टिक असेसमेंट करेंगे, जिससे अपन पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को हाइड्रोसील है या कोई दूसरी प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे इसके निदान या डायग्नोसिस। ये तो सबको याद हो ही गया कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, उसके बाद डेफिनेशन आती है, उसकी परिभाषा आएगी, फिर उसके कारण इटियोलॉजिकल फैक्टर आएंगे, फिर उसके अपन पेशेंट को देखेंगे कि बीमारी में क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल फीचर्स आएंगे। फिर आते हैं डायग्नोसिस, और फिर क्या आता है, मैनेजमेंट, और फिर क्या मैनेजमेंट में नर्सिंग मैनेजमेंट, और ये क्या ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट। तो ये तो सबको याद है कि अपन जो भी डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे वो इसी वे में चलेगी। उसके पहले अपन परिभाषा पढ़ेंगे, उसके कारण लक्षण, उसके डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट। तो ये तो सब याद ही कर लो कि क्या क्या इसमें आता है। तो सबसे पहले अपन जैसे सामान्यतः देखते हैं कि हिस्ट्री टेकिंग, पेशेंट से क्या करेंगे, हिस्ट्री लेंगे कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि स्क्रोटल का पार्ट अगर बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है तो क्या करेंगे, अपन आइडिया लगा सकते हैं कि इसको क्या है, हाइड्रोसील हुआ है, वहां पे इन्फ्लामेशन यानी स्वेलिंग अपने को दिखाई देगी। नेक्स्ट है ट्रांसइल्यूमिनेशन, यानी कि ये क्या है, ये एक टेस्ट है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, इसके डायग्नोसिस पढ़ रहे हैं, इसके टेस्ट पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोसील के लिए कौन से टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, टू आइडेंटिफाई द एबनॉर्मलिटीज इन एन ऑर्गन और बॉडी कैविटी। ये क्या करती है, एबनॉर्मलिटी, यानी कि क्या प्रॉब्लम है किसी अंग में और अपने बॉडी कैविटीज में। तो ये क्या करेगी, वो टेस्ट उस ऑर्गन के बारे में अपन को जानकारी देगी। दैट टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन द डार्क रूम विथ ए ब्राइट लाइट शाइन ए स्पेसिफिक बॉडी पार्ट टू सी द स्ट्रक्चर बीनीथ द स्किन। ये टेस्ट में क्या करते हैं कि एक डार्क रूम होता है, यानी कि अंधेरे का रूम होता है, जिसमें क्या कर रखा है, अंधेरा कर रखा होता है। फिर क्या करते हैं, ब्राइट लाइट डालते हैं किस पे, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे। जिस बॉडी पार्ट को अपने को देखना होता है उस पर क्या करते हैं, एक अंधेरे का रूम होता है
और पर्टिकुलर उस बॉडी पार्ट पे ही अपन क्या करेंगे, ब्राइट लाइट का फोकस डालते हैं। तो फिर क्या करती है वो लाइट, वो अपने को बताएगी स्ट्रक्चर्स बीनीथ द स्किन, यानी स्किन के अंदर क्या हो रहा है, और उसकी उस बॉडी पार्ट की, उस अंग की अपने को पूरी जानकारी देती है कि इसमें अगर गांठ है तो गांठ का पता लगाएगी, या तो जैसे हाइड्रोसील में पानी का कलेक्शन हुआ, फ्लूइड कलेक्शन है, तो अपने को फ्लूइड कलेक्शन के बारे में बताएगी। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड ऑफ स्क्रोटम। क्या कर सकते हैं, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में क्या दिखेगा, अगर पानी भरा हुआ है तो वो अपने को दिख जाएगा, और अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई वायरल, फंगल या किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन है, तो उससे क्या करें, उसके लिए तो मोस्ट कॉमनली करते हैं क्या, ब्लड एग्जामिनेशन। क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करेंगे। तो ब्लड टेस्ट में अपन कौन सा इन्फेक्शन है, इसको क्या हुआ है, WBC, प्लेटलेट, क्या सब कुछ अपन काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या थे अपने असेसमेंट फाइंडिंग्स। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोसील, यानी कि क्या ट्रीटमेंट अपन इसका करेंगे अगर पेशेंट को हाइड्रोसील हुआ है तो। सबसे पहले देखते हैं कि सर्जरी। सर्जरी में क्या आएगा, if your new infant has the hydrocele will probably go away on its own in about a year, यानी कि आपके इन्फेंट में, अगर बच्चों में अगर ये है, जन्मजात बच्चे में है, अगर इन्फेंट किसको बोलते हैं, 0 से 28 दिन का बच्चा है ना, उसको क्या बोलेंगे, इन्फेंट। तो इन्फेंट में अगर ये है तो क्या करोगे, ये हाइड्रोसिल क्या गो अवे ऑन इट्स ओन, यानी कि ये स्वयं ही चला जाएगा। यानी कि ये नॉर्मल कंडीशन भी हो सकती है कि बच्चे को डिलीवरी की वजह से कोई दिक्कत हुई हो, कोई अंग कहीं फंस गया हो, तो उसकी वजह से, इरिटेशन की वजह से, तो क्या हो सकता है, वो हाइड्रोसिल हो सकता है, जो कि क्या है, सामान्य, और ये 1 साल में अपने आप ठीक होने वाली कंडीशन है। इफ योर चाइल्ड हाइड्रोसिल डजंट गो, अगर 1 साल में सही हो गया तो अच्छी बात है, वरना क्या करना है, चाइल्ड का हाइड्रोसिल सही नहीं हुआ, डजंट गो अवे बाय इट्स ओन, यानी कि अपने आप अगर सही नहीं होता है तो बिकम्स वेरी लार्ज, क्या करेगा वो, हाइड्रोसिल लार्ज बन जाएगा, उसकी साइज बढ़ती जाएगी, और माइट नीड टू बी सर्जरी बाय ए यूरोलॉजिस्ट, जिसकी वजह से अपने को क्या करानी पड़ सकती है, सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। उसमें क्या होगा कि वो फ्लूइड रिमूव कर देते हैं, किससे, स्क्रोटम से। ये क्या इंक्लूड करेगी, नीडल एस्पिरेशन, यानी कि जिसमें एक नीडल डाल के क्या करते हैं, वो फ्लूइड को एस्पायरेट कर लेते हैं, यानी कि बाहर निकाल देते हैं। तो इससे क्या होगा, हाइड्रोसील है वो सही हो जाएगा। या तो क्या, क्लेरोथेरेपी डन टू रेड्यूस द रीएक्यूमुलेशन, क्लेरोथेरेपी देंगे, रीएक्यूमुलेशन यानी कि वहां पे पानी दोबारा इकट्ठा ना हो, दोबारा फ्लूइड कलेक्शन रोकने के लिए क्या करते हैं, स्क्लेरोथेरेपी देते हैं हम। इन अडल्ट हाइड्रोसिल टिपिकली गो अवे विथ इन 6 मंथ्स, ये इतनी बड़ी कोई खास बीमारी नहीं है कि ये अपने को इलाज लेना जरूरी है, बट ये क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो इसमें क्या करना होता है अपने को, ये नीडल एस्पिरेशन और स्क्लेरोथेरेपी कराने की जरूरत पड़ती है। पर अगर अडल्ट में हाइड्रोसिल हुआ है तो ये क्या करेगा, 6 मंथ्स में सेल्फ रिजोल्व हो जाता है। ये क्या है कि सेल्फ रिजोल्व कंडीशन, यानी कि अपने आप ठीक होने वाली बीमारी। तो एडल्ट में कितने महीने में सही हो जाता है, 6 मंथ में, और इन्फेंट में क्या होगा, 1 साल में सही हो जाएगा, और 1 साल में सही नहीं होता है तो क्या करते हैं अपन, उसमें सर्जरी कर देते हैं, नीडल एस्पिरेशंस। अब नेक्स्ट अपन एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इनफर्टिलिटी, कि इनफर्टिलिटी क्या होती है। किसी को पता है क्या इनफर्टिलिटी क्या होती है? अभी अपन ने देखा था, जैसे कि मैंने बताया कि फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी 2 शब्दों से मिलके बना है। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि फर्टिलिटी क्या होती है, फिर उस हिसाब से बताएंगे कि फिर इनफर्टिलिटी क्या होती है, यानी कि फर्टाइल होना, यानी कि ये क्या करता है कि कंसेप्शन कराना, यानी कि एक
कपल क्या है, बेबी कंसीव करने के लिए योग्य है, योग्य कपल होता है फर्टाइल, योग्य कपल यानी बच्चे पैदा करने की क्षमता होना। बच्चा पैदा करने की योग्यता मान लो तो क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी। यानी कि एक कपल जो नॉर्मल वे में अगर 1 साल तक सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और 1 साल में अगर उसको बच्चा हो जाता है तो ये क्या है, नॉर्मल एक फर्टाइल क्या है, कपल है। तो ये क्या है, इसकी इनमें फर्टिलिटी है। और इनफर्टिलिटी का क्या मतलब होगा, जिसमें ये योग्यता नहीं होती है कि लगातार कपल कोशिश करता जा रहा है कि उसको बेबी कंसीव हो, बच्चा पैदा करे, पर उनके बच्चा नहीं हो रहा है। तो जिनके बच्चा होता है वो तो क्या बोलते हैं, वो तो फर्टाइल होते हैं, यानी फर्टिलिटी होती है उनमें तो। और जिनके नहीं होता है बोलते हैं ना कि भाई फलाना ढिमका का बच्चा नहीं हो रहा, तो उसको क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी आ गई उनमें। क्या बोलते हैं उसके, इनफर्टिलिटी है, यानी कि बच्चा पैदा करने में कमजोर होना या क्षमता नहीं होना। सबसे पहले देखते हैं इसका परिचय। ये क्या है, एक सिग्निफिकेंट सोशल एंड मेडिकल प्रॉब्लम अफेक्टिंग कपल्स वर्ल्ड वाइड। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे अपनी डाइट वगैरह चेंज हो रही है, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट चेंज हो रहे हैं, लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, तो ये क्या कर रही है, वर्ल्ड वाइड कपल्स को क्या अफेक्ट कर रही है। एक बहुत ही बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम है जिसमें हर एक दूसरा कपल मतलब इस बीमारी से जूझ रहा है कि उसको बच्चा नहीं हो रहा। एवरेज इंसिडेंस ऑफ इनफर्टिलिटी इज अबाउट 15% ग्लोबली, यानी वर्ल्ड वाइड कितनी परसेंट है, 15% है ये मेडिकल प्रॉब्लम कौन सी, इनफर्टिलिटी की 15% ग्लोबली फैली हुई है, वेराइज इन डिफरेंट पॉपुलेशंस। सम कॉजेज कैन बी डिटेक्टेड एंड ट्रीटेड वेयर एज अदर कैन नॉट, यानी कि कुछ कारण इसके जो अपने को पता रहते हैं, अपन इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किस वजह से ये इनफर्टाइल हुआ है कपल, या इनफर्टिलिटी इनमें उपस्थित है या आई है, किस वजह से आई है। को कभी तो अपन इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, और कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसका कोई पता नहीं है। नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन, यानी कि परिभाषा क्या है इनफर्टिलिटी की। तो अब तो अपन ने पढ़ ही लिया कि फर्टिलिटी क्या होती है और इनफर्टिलिटी क्या होती है, तो परिभाषा तो आप लोगों को आई गई होगी। ये देखो, इनेबिलिटी टू कंसीव आफ्टर 12 months ऑफ हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ एवरेज फ्रीक्वेंसी 2 to 3 times पर वीक विदाउट द यूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ बर्थ कंट्रोल। जिसका सारांश ये है कि इनेबिलिटी टू कंसीव, यानी कि कंसीव यानी बच्चा, बोलते हैं ना ये प्रेग्नेंट है, इसको कंसीव हो गया है, या ये कंसीव कर सकते हैं, यानी कि बच्चा पैदा करने की क्षमता बोलते हैं कि ये बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो वो कंसीव करना कितने दिन बाद, इनेबिलिटी यानी कि एबल नहीं है, वो कपल योग्य नहीं है। आफ्टर 12 months यानी कि 1 year हो गया, जैसे 12 महीने, 1 साल क्या करेंगे, हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ इन एवरेज फ्रीक्वेंसी। क्या फ्रीक्वेंसी होगी सेक्सुअल इंटरकोर्स की, 2 to 3 times पर वीक। अगर कोई कपल सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और फिर भी उसको अगर बच्चा नहीं हो रहा है 1 साल के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, इनफर्टाइल कपल या इनफर्टिलिटी। और उसमें क्या करते हैं कि वो किसी भी फॉर्म में बर्थ कंट्रोल यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज नहीं लेते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं लेते। बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, यानी कि जो कॉन्ट्रासेप्शन क्या होते हैं, जो बच्चा पैदा होने से रोकते हैं। तो वो कोई भी ऐसा मेथड नहीं अपनाते हुए सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं कि 1 साल तक, जब तक उनके अगर बच्चा नहीं होता है तो वो कपल्स किस में आएंगे, इनफर्टिलिटी में। तो ये क्या थी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के कितने प्रकार होते हैं, क्या है इसके प्रकार। पहला है इसका प्राइमरी इनफर्टिलिटी। अब प्राइमरी इनफर्टिलिटी में देखो क्या है
कि कपल हैव नेवर प्रोड्यूस्ड ए प्रेगनेंसी। फर्स्ट तो है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी में तो क्या होता है कि कपल हैज नेवर प्रोड्यूस्ड ए प्रेगनेंसी, यानी कि जो कपल है उसको क्या हुआ है, कभी प्रेगनेंसी हुई नहीं है, वो लेडी कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हुई है अभी तक एक बार भी। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में क्या है, वुमन हैज प्रीवियसली बीन प्रेग्नेंट रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम एंड नाउ इज अनेबल टू कंसीव। इसमें तो क्या होता है कि एक बार भी प्रेगनेंसी नहीं होती है, इसमें एक बार प्रेगनेंसी हो जाती है और फिर कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो ये तो क्या हो गया सेकेंडरी। सेकेंडरी यानी दूसरा या दूसरी बार, प्राइमरी यानी पहला यानी पहली बार भी वो प्रेग्नेंट, एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, उसने कंसीव बेबी नहीं किया। और इसमें क्या होता है कि किसी वजह से अगर जैसे उसको एक लेडी को कंसेप्शन हो गया, बेबी कंसीव कर लिया, तो वो प्रेग्नेंट होने के बाद में क्या है, कोई उसको इन्फेक्शन हो गया, कोई बीमारी हो गई, कुछ भी हो गया, और क्या है बच्चा अगर अबॉर्ट हो गया या एक बच्चा मर गया, तो कुछ भी दिक्कत उसको हो सकती है, पर दूसरी बार वो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो वो किसके अंदर आएंगे, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। और जो एक बार भी कंसीव नहीं कर रहे हैं वो किस में आएंगे, प्राइमरी इनफर्टिलिटी। अब ये क्या है कि कंसेप्शन और फर्टिलिटी क्या है, द चांसेस ऑफ कंसीविंग इन एनी गिवन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज लेस देन 20, यानी कि कंसीव करने के मेंस्ट्रुअल साइकिल में कंसीव करने के क्या रहते हैं चांसेस, 20% कम रहते हैं। मेन इवेंट्स नेसेसरी फॉर प्रेगनेंसी अकर्स आर, अब देखो ये मेन इवेंट्स फॉर प्रेगनेंसी मतलब एक अगर लेडी प्रेग्नेंट होगी तो उसमें क्या क्या आपने को जरूरी चीजें देखनी है, कौन कौन सी उसके जरूरतें होनी चाहिए, कौन कौन सी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, ओव्यूलेशन होना चाहिए, यानी कि क्या बनना चाहिए, ओवम। ओवम रिलीज होगा तभी तो वो क्या करेगी, बेबी प्रोड्यूस कर पाएगी, क्योंकि ओवम और स्पर्म मिलके ही तो फर्टिलाइज होंगे, तो ये क्या बनेगा बेबी। फिर क्या है, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, इम्प्लांटेशन होना चाहिए। इम्प्लांटेशन क्या कि ओवम और स्पर्म मिलके क्या करेंगे, जाइगोट, और जाइगोट क्या यूट्रस में क्या करेगा, इम्प्लांट होगा, जो क्या बनाएगा, बच्चा बनाएगा। तो ये क्या है, ओवम भी होना चाहिए, फिर फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या उसको स्पर्म मिलेगा, तो फिर क्या होना है, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बन के क्या करेंगे, ये इम्प्लांटेशन होना चाहिए। तो ये चीजें क्या है, प्रेगनेंसी के लिए जरूरत है। और इनमें से क्या है, एनी कंडीशन दैट इंटरफियर्स विथ दीज इवेंट्स में रिजल्ट इन इनफर्टिलिटी, अगर इन तीनों चीजों में से एक भी कम है, ओव्यूलेशन अगर नहीं हो रहा है तो भी इनफर्टिलिटी नहीं होगी, सॉरी फर्टिलिटी नहीं होगी, और फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन इनमें से कुछ नहीं हो रहा है तो भी पेशेंट इनफर्टाइल ही होगा। तो इनमें क्या है, फर्टिलिटी में तीनों चीजों की जरूरत रहती है, ऐसे प्रेगनेंसी नहीं होगी। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द फर्टिलिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स, यानी कि फर्टिलिटी को कौन कौन से जो अपने फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स, यानी कि इंटरकोर्स कितने टाइम का होना चाहिए फ्रीक्वेंसी। तो इसमें क्या है, 1 टाइम 1 वीक, अगर 1 टाइम 1 वीक इंटरकोर्स होगा तो ये क्या करेगा, प्रेग्नेंट मतलब प्रेगनेंसी करने की कितनी क्षमता है, 17%, यानी 17% पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। नेक्स्ट है 3 टाइम्स पर वीक, अगर फ्रीक्वेंसी इंटरकोर्स की कितनी होगी, 3 बार एक वीक में होगी, तो ये क्या करेगा, 50% उसके पॉजिटिव रिजल्ट देने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट है अपन देखेंगे कि मेल फीमेल को अलग अलग फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कि फीमेल में अगर इनफर्टिलिटी है तो क्यों है, और उसमें फर्टिलिटी है तो क्यों है, तो उनमें क्या है अपन उनके फैक्टर्स देखेंगे मेल और फीमेल के अलग अलग। तो अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग फर्टिलिटी, तो फर्टिलिटी को क्या है, वुमन में क्या है, वुमन में और मेन में दोनों में क्या है, उम्र। उम्र बहुत जरूरी है कि एज, कि कौन सी एज में वो फैमिली प्लान कर रहे हैं।
वुमन की क्या देखते हैं, एज। आफ्टर 40 द फर्टिलिटी रेट डिक्रीजेज 50%, मतलब 50% लेस हो जाएगी। कितनी साल के बाद? 40 साल के बाद। तो क्या मतलब है कि बच्चा पैदा करना है तो कब से? 40 साल पहले पहले ही कर लेना है, वरना बाद में बच्चा होने के 50% चांस कम हो जाते हैं। और वाइल द रिस्क ऑफ मिसकरेज इंक्रीजेज, यानी फिर क्या रहते हैं, मिसकरेज होने लगते हैं और अबॉर्शन होने लगता है, क्योंकि वहाँ यूट्रस की स्किन भी थिन हो जाती है और वहाँ पे इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाता है। फिर क्या, एज ऑफ मेन, यानी कि पुरुष की उम्र। इंक्रीज एज अफेक्ट्स कोइटल फ्रीक्वेंसी एंड सेक्सुअल फंक्शन, यानी कि कोइटल फ्रीक्वेंसी और स्पर्म फ्रीक्वेंसी, ये सब क्या है, पुरुषों में डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि फर्टाइल नहीं कर पाते और कंसीव नहीं कर पाते। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन, यानी कि खान पान की बहुत जरूरी। डाइट, डाइट में क्या क्या होना चाहिए? फॉर ए वुमन वेट 10% to 15% बिलो नॉर्मल और ओबेसिटी में लीड टू लेस फ्रीक्वेंट ओव्यूलेशन एंड रेड्यूस फर्टिलिटी। इसमें क्या है कि एक जो वुमन है उसमें क्या है, उसका वजन अगर बढ़ा हुआ रहता है, वजन इंक्रीज है, तो उसमें क्या रहता है कि बच्चे पैदा करने की क्षमता कम रहती है, और क्या है, ओव्यूलेशन की भी कम हो जाती है, ओव्यूलेशन की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है। तो ओव्यूलेशन फ्रीक्वेंसी कम हो गई, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, ओवम भी नहीं बनेगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा एंड कंसेप्शन भी नहीं होगा। और क्या है, अदर फैक्टर्स जैसे कुछ टॉक्सिक एजेंट हो गए, लेड टॉक्सिक ट्यूम्स हो गए, कुछ पेस्टिसाइड्स हो गए, या एल्कोहल और स्मोकिंग, यानी ये धूम्रपान करने वाले लोग हैं, शराब का सेवन करने वाले लोग हैं, तो इनमें भी खतरा रहता है। और फिर क्या है, इन वुमेन्स में रेड्यूस्ड कंसेप्शन एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ फीटल वेस्टेज। मेन में क्या, रेड्यूस्ड सेक्स ड्राइव एंड स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं मेन में, और इनमें फीटल वेस्टेज यानी कि मिसकरेज बढ़ने लगता है वुमेन्स में। तो ये क्या थे फैक्टर्स जो कि फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अब ये देखो कि रिक्वायरमेंट फॉर फीमेल फर्टिलिटी, अगर एक फर्टाइल फीमेल चाहिए तो उसमें क्या क्या अपने को रिक्वायरमेंट्स यानी कि आवश्यकताएं होनी चाहिए। तो वेजाइना केपेबल फॉर रिसीविंग स्पर्म, यानी कि स्पर्म वेजाइना में आने चाहिए, और क्या है, नॉर्मल सर्वाइकल म्यूकस टू अलाउ स्पर्म पासेज ओव्यूलेटरी साइकिल, यानी कि नॉर्मल सर्वाइकल म्यूकस क्या करेगा, स्पर्म को वेग प्रदान करेगा, यानी कि रास्ता देगा कि आगे जाके फर्टिलाइज होके क्या करें, जाइगोट बनाए और इम्प्लांट हो। फिलोपियन ट्यूब पेटेंट होनी चाहिए, यानी कि रास्ता सही होना चाहिए, फिलोपियन ट्यूब जो कि अपने ओवरी तक लेके जाती है स्पर्म को और रास्ता देती है, जो वो पूरी बराबर और खुली हुई सही होनी चाहिए। यूट्रस केपेबल टू डेवलपिंग एंड सस्टेनिंग प्रेगनेंसी, यूट्रस भी केपेबल होना चाहिए इम्प्लांटेशन के लिए। एडिक्वेट हार्मोनल स्टेटस मेंटेन प्रेगनेंसी, तो हार्मोन का बहुत ज़्यादा रोल होता है किसमें, प्रेगनेंसी में, तो वो भी क्या होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए। ये तो थे किसके, फीमेल के। अब मेल के देखते हैं, नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस इन ऑर्डर टू फर्टिलाइज एग, स्पर्म काउंट नॉर्मल होने चाहिए, मोटिलिटी होनी चाहिए, उनमें मूवमेंट करने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए कि वो मूवमेंट करके फेलोपियन ट्यूब तक जा सके और वहाँ पे इम्प्लांट हो सके। बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होने चाहिए उसके, नॉर्मल होने चाहिए फंक्शन, उनके कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। नॉर्मल डक्टल सिस्टम टू कैरी स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिकल टू पेनिस, यानी कि मेल का भी डक्टल सिस्टम क्लीन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जिससे क्या करे, वो स्पर्म काउंट टेस्टिकल्स और पेनिस तक आ सके। तो ये क्या थे रिक्वायरमेंट्स फॉर मेल फर्टिलिटी। नेक्स्ट है अपने कॉजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। अगर फीमेल में इनफर्टिलिटी है तो वो किस वजह से हो सकती है, यानी कि पहला तो है PID पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ये तो मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करती है कि
इसमें क्या है, ब्लॉक्ड और डैमेज्ड फेलोपियन ट्यूब। अगर फेलोपियन ट्यूब भी अगर डैमेज हो गई और ब्लॉक हो गई तो उसमें क्या होगा कि स्पर्म को रास्ता नहीं मिलेगा और वो आगे जाके ओवम से अटैच नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइज नहीं होगा। तो ये क्या है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ये क्या करेगी, मे इंटरफियर विथ फर्टिलाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग। नेक्स्ट है ओवेरियन डिसफंक्शन रिजल्टिंग इन एब्सेंट और डिमिनिश्ड एग प्रोडक्शन। अगर ओवेरी प्रॉपर काम नहीं करेगी तो उसमें क्या है, एग सही नहीं बनेगा और उसके काम सही नहीं होंगे तो मदर कंसीव नहीं कर पाएगी। तो ये तो थे फीमेल्स के कॉजेज इनफर्टिलिटी के। अब नेक्स्ट देखेंगे मेल्स में क्या क्या कारण हो सकते हैं। कंडीशंस दैट अफेक्ट क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ स्पर्म में लीड टू इनफर्टिलिटी। इसमें क्या है कि कंडीशंस, ये किसमें, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे डिपेंड, मतलब क्वालिटी यानी इसकी क्या गुणवत्ता है, क्वांटिटी क्या देखते हैं, मात्रा। अगर स्पर्म काउंट कम होते हैं तो क्या करेंगे, वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। और गुणवत्ता, अगर क्वालिटी सही नहीं है, प्रॉपर स्पर्म बने ही नहीं है तो वो भी फर्टाइल नहीं होंगे। दीज कंडीशंस इंक्लूड, इसमें क्या आ सकते हैं फीमेल में कि वेरिकोसील हो सकता है, प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर, असेस्ट्री ग्लैंड इन्फेक्शन, इडियोपैथिक लो स्पर्म मोटिलिटी। यानी कि स्पर्म अगर मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा, आगे चल ही नहीं पाएगा तो वो फिलोपियन ट्यूब के थ्रू वुमन में नहीं जा सकता और फर्टाइल नहीं होगा और कंसेप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ये बोथ पार्टनर्स को कैसे अफेक्ट करती है। जैसे अपनी साइकोलॉजी पे भी डिपेंड करता है, अपन माइंड में क्या थिंकिंग रखते हैं, क्या सोचते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर क्या है, कपल्स के बीच में डिजायरेबल है या नॉन डिजायरेबल है, और वो बच्चा करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते। कोई इम्यूनोलॉजिकल इनकम्पेटेबिलिटी है उसमें, ये भी क्या कर सकती है, स्पर्म एग्लूटिनेशन। और कुछ इडियोपैथिक होते हैं कि कुछ कारणों का पता नहीं रहता है। नेक्स्ट है इसके लिए क्या क्या एग्जामिनेशन करते हैं, क्या क्या टेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट तो देखेंगे कि विजुअल इवाल्युएशन ऑफ पेल्विस एग्जामिनेशन फॉर वुमन टू रूल आउट में। अपन विजुअल आंखों से देखते हैं, अपन विजुअलाइज ही करेंगे कि पेशेंट की क्या पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, कौन किसकी, वुमन की। इसमें क्या करेंगे, एंडोक्राइनोपैथी, कंजेनाइटल एनोमलीज, यूरिन हाइपोप्लेसिया, सर्वाइकल लीजन्स। जिस पेरियूनियनी है वहाँ पे कोई पेल्विक एरिया में सर्विक्स में कोई लीजन तो नहीं है, मसल्स टेंडरनेस तो नहीं है, कोई दूसरी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो ये सब क्या करेंगे, अपन विजुअलाइज करेंगे। और ये नेक्स्ट है अपन किस में देखेंगे, मेन में। मेन में कहाँ पे चेक करेंगे, पेनाइल एग्जामिनेशन में। तो पेन चेक करेंगे कि हाइपोगोनेडिज्म में, यानी कि वहाँ पे कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई सेल साइज बढ़ तो नहीं रही है, कुछ आकार छोटा बड़ा तो नहीं है, ट्यूमर्स तो नहीं है, कोई गांठें नहीं है, एपिडिडाइमल सिस्ट तो नहीं बने हुए हैं, क्रिप्टोरकाइडिज्म नहीं है, हाइड्रोसील और वेरिकोसील। तो ये क्या है, वुमन और मेन में। वुमन में तो करते हैं क्या, पेल्विक एग्जामिनेशन, और मेन में करते हैं पेनाइल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है इसके ट्रीटमेंट। अगर फीमेल में इनफर्टिलिटी हुई तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे। अगर कोई ओव्यूलेशन डिसऑर्डर है, ओवम नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे उसके लिए, ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स, ओव्यूलेशन इंड्यूस करने वाली, ओव्यूलेशन काउंट, ओव्यूलेशन बढ़ाने वाली क्या करेंगे, अपन ड्रग देंगे। और अगर उसको हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया है तो क्या करेंगे, प्रोलैक्टिन सप्रेसिंग ड्रग देंगे, तो क्या करेंगे, ये इसके लेवल को, प्रोलैक्टिन के लेवल को कम करेगी। यूटेराइन एंड ट्यूबल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, कोई यूट्रस की या फिलोपियन ट्यूब की अगर कोई दिक्कत है तो उसमें क्या करेंगे, सर्जिकल प्रोसीजर करेंगे। अगर फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है तो सर्जरी के थ्रू उसको क्लियर करेंगे। सर्वाइकल म्यूकस प्रॉब्लम है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन करेंगे। और एंडोमेट्राइटिस है तो क्या करेंगे, सप्रेसिंग हार्मोन्स देंगे और कोई सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू उसको सही करेंगे। नेक्स्ट अपन देख सकते हैं कि अगर
इनफर्टिलिटी है तो उसमें अगर बेबी कंसीव नहीं हो रहा, अपन ने सब ट्रीटमेंट कर दिए और फिर भी अगर कंसेप्शन नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं अपन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या 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 मतलब है कि इट इन्वॉल्व्स रिट्राइविंग एग्स एंड स्पर्म फ्रॉम फीमेल एंड मेल पार्टनर्स एंड प्लेसिंग देम इन ए लैब डिश टू इनहेंस फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या करते हैं कि एग ले लिए जाते हैं वुमन के, और मैन के क्या ले लिए जाते हैं, स्पर्म। दोनों को लेके क्या किया जाता है, फर्टिलाइजेशन किया जाता है। और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ करेंगे, मेल और फीमेल दोनों के एग और ओवम लेके लेब में फर्टिलाइजेशन कराएंगे। यानी कि एक परख नली ने ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब भी होता है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, और एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या करेंगे, वो बाहर लेब में क्या कराएंगे, उन एग और ओवम को वही एनवायरमेंट टेम्परेचर देके वहां पे क्या करते हैं, उसमें फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। फिर फर्टिलाइज्ड एग आर ट्रांसफर्ड सेवरल डेज लेटर इनटू द यूट्रस। फिर क्या करते हैं, वुमन की इनकी जो माँ का यूट्रस है उसमें क्या किया जाता है, उस फर्टिलाइज्ड एग को वहां पे प्लेस कर दिया जाता है। फिर क्या, ओवेरियन स्टिमुलेशन ड्रग्स आर यूज्ड प्रायर टू प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू रिट्राइव सेवरल एग्स टू मैक्सिमाइज चांसेस टू सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन। फिर क्या दिया जाता है कि ओव्यूलेटरी ड्रग्स दी जाती हैं ओवेरियन स्टिमुलेशन के लिए। उसको क्या किया जाता है, उसके ओवेरी में, ओवेरी उसका हार्मोन रेगुलर प्रोड्यूस करता रहे तो उसको क्या करेंगे अपन, ड्रग्स देंगे तो ये यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट रहेगा और यहाँ पे ग्रो करेगा। सक्सेस रेट्स आर अबाउट 20% पर एग रिट्राइवल। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की सक्सेस रेट कितनी है, 20%। और एक नेक्स्ट अपन देख सकते हैं सेरोगेसी। सेरोगेसी भी एक इसका टाइप है। इसमें क्या किया जाता है, सेरोगेसी का तो आप सबने नाम सुना ही होगा कि एक माँ से क्या ले लिए जाते हैं, एक बोलते हैं ना गोद का बच्चा लिया, उसी हिसाब से क्या एक गोद की माँ ली जाती है। एक लेडी को पहले ले लिया जाता है, बात की जाती है कि आप इतने पैसे ले सकते हैं या इतना आप हमसे धन ले सकते हैं कि अब आप हमें एक बच्चा पैदा करके दे दो। तो वो क्या करते हैं, सैरोगेट मदर होती है, सैरोगेसी उसको बोलते हैं कि अपन दूसरे किसी औरत के थ्रू अपना बच्चा पैदा करवाते हैं, उसको बोलते हैं सैरोगेसी। तो ये क्या था अपना इनफर्टिलिटी। थैंक यू।